हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो बीए थर्ड ईयर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके सेकेंड पेपर की चर्चा इसमें की जाएगी। इसमें दोस्तों आपके जो इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं या स्टेंजा जो हैं, इंपॉर्टेंट स्टेंजा जो पोइट्री के हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपके पेपर में आता है विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या करने के लिए आपके पेपर में आता है आपके क्वेश्चन में। यानी ये जो शॉर्ट आंसर है सेक्शन बी में ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो जो इम्पॉर्टेंट स्टेंजा हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर आपको दिखाई गई है इस वीडियो में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट या जो भी हमारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पैसेज हैं जो आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो उनकी एक्सप्लेनेशन जो है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है, वो आप देख लीजिए कि कैसे उसको लिखते हैं, कैसे उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट स्टेंजा है जो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। पहला स्टेंजा लिखा हुआ है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड अ स्मॉल केबिन बुल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड 9 बीन रोज बिल आई हैव देयर a hive for the honeybees and live alone in the bee loud glade। जी हाँ, ये स्टेंजा आपका है। अब ऐसे स्टेंजा आपके पेपर में रहेगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस यानी संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ का मतलब कि ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कंपोजर का क्या नाम है। यानी अगर पोइट्री का है तो कंपोजर होते हैं, और अगर प्रोज का होता है तो राइटर यानी लेखक की बात लिखी जाती है। तो आइए रेफरेंस में देखते हैं कि ये पैसेज जो मतलब ये स्टेंजा जो है वो किस पोएम से लिया गया है और इसके कंपोजर कौन है। लिखा हुआ है, दीज आर द मिडल लाइन्स ऑफ द पोएम लेक इस्लियाफ इनिस्फ्री। जी हाँ, ये क्या चीज़, ये कहाँ से ली गई है, ये मिडिल लाइन्स है यानी मध्य लाइनें हैं किस पोएम की, लेक इस्लियाफ इनिस्फ्री, यानी इस कविता की ये मध्य लाइनें हैं। द पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाई द एंग्लो आयरिश पोएट W.B. ईस्ट। यानी ये कविता जो है वो किसके द्वारा रची गई है, एंग्लो आयरिश पोएट जो आपके हैं W.B. ईस्ट साहब, उनके द्वारा इस कविता की रचना की गई है, कंपोज किया गया है उनके द्वारा। अब उसके बाद दोस्तों लिखा जाता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रसंग, यानी इस कविता में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, यही चीज़ प्रसंग में लिखना होता है। ये बात आप जाने रहिए, कॉन्टेक्स्ट में यही बात। तो देखिए कि कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ के बारे में ऊपर की लाइनें लिखी गई है। द पोएट हु इज़ वरीड विद द बिजी लाइफ ऑफ द कमर्शलाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी ऑफ लंदन वांट्स टू गो टू द लेक साइड टू इंजॉय परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस देयर। जी हाँ, अर्थ देखिए इसका कि द पोएट यानी जो कवि है, कवि का मतलब यही W.B. ईस्ट साहब जिनकी बात अभी ऊपर हुई है, इज वरीड बहुत चिंतित है, विद द बिजी लाइफ ऑफ द कमर्शलाइज्ड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी जो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त जीवन है, कमर्शलाइज्ड अर्थात व्यापारिक और इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी औद्योगिक सोसाइटी मैंने समाज का, ऑफ लंदन यानी लंदन के, यानी लंदन की बात हो रही है। वांट्स टू गो टू लेक साइड टू इंजॉय परफेक्ट पीस, यानी वो जाना चाहिए, यानी इस लाइफ से, यानी लंदन के औद्योगिक और व्यापारिक लाइफ से वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत परेशान है W.B. साहब। तो अब वो क्या करते हैं, तो इससे वो परेशान होकर जाना चाहते हैं कहाँ पर, लेक साइड यानी झील के किनारे जाना चाहते हैं। इंजॉय परफेक्ट पीस, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पूर्ण शांति और हैप्पीनेस यानी खुशी को इंजॉय करना चाहते हैं। आगे देखिए, द लेक इस्लियाफ इनिस्फ्री इज़ प्रोबेबली, यानी लेक इस्लियाफ इनिस्फ्री जो है ये शायद कहाँ पर, सिचुएटेड इन लॉफगिल लेक, यानी लॉफगिल के पास, लॉफगिल लेक के पास, झील के पास ये स्थित है। इन स्लिंगो यानी स्लिंगो में, और ये स्लिंगो कहाँ स्थित है, सिचुएटेड इन आयरलैंड, यानी आयरलैंड में स्लिंगो में ये लॉफगिल लेक के पास क्या स्थित है, लेक इस्लियाफ इनिस्फ्री स्थित है। अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसकी व्याख्या
कैसे आप लिखेंगे, इसकी व्याख्या क्या है, यानी व्याख्या में दोस्तों क्या लिखना होता है, उस पोयम का पूरा अर्थ लिखना होता है। जी हाँ, रेफरेंस में आप जान गए कि क्या लिखना होता है। रेफरेंस में ये लिखना होता है कि ये पोयम जो है, पोयम की लाइनें जो है, स्टेंजा जो है, कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है और इसके कंपोजर कौन है। कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है कि इसमें किस बात के बारे में बताया गया है, यानी प्रसंग इसका क्या है। और एक्सप्लेनेशन में उसका सीधा अर्थ लिखना होता है, यानी इस पोयम में जो लाइनें लिखी हैं, जो स्टेंजा में लाइनें लिखी हैं, उसका अर्थ क्या है, यही बात उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा अपने शब्दों में लिखा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि इन दीज लाइन्स, यानी इन लाइनों में, द पोएट प्रपोजेड टू गो एट वंस टू द लेक आइसलैंड इन इनिस्फ्री एंड सेटल दियर। यानी इन लाइनों में पोएट क्या करता है, प्रपोज करता है किस चीज़ के लिए, कि गो एट वंस टू द लेक आइसलैंड, यानी वो झील के द्वीप पर या टापू पर जाने के लिए, तुरंत जाने के लिए वो प्रपोज करता है। और सेटल दियर, और वहाँ पर रहने की बात करता है। ही सेल बुल्ड दियर अ स्मॉल सेल ऑफ वाटर्स एंड क्ले, यानी वो क्या करेगा, वहाँ पर एक छोटा सा सेल को केबिन कह सकते हैं आप, केबिन या सेल, या आप समझ सकते हैं झोपड़ी बनाएगा, जो वाटर्स एंड क्ले से बनी होगी। अर्थात आप रीड या इसको कह सकते हैं कि जो बेंत होता है, ये बेंत से और मिट्टी से बनी होगी। ही सेल प्लांट 9 रोज ऑफ बीन्स, वो वहाँ पर क्या करेगा, बीन्स की फलियों की 9 लाइनें, सो का मतलब प्लांट करेगा, लगाएगा ये फलियों की 9 लाइन, आप समझ लीजिए कि उसको बोएगा या लगाएगा। आगे देखिए, ही सेल आल्सो बुल्ड हाइव फॉर द हनी बीज, वो मधुमक्खियों के लिए क्या करेगा, एक हाइव बनाएगा, एक छत्ता बनाएगा, यानी मधुमक्खी का एक छत्ता भी वहाँ पर वो बनाएगा। द पोएट सेल रिसाइड दियर एंड मेक अ राउंड इन द ओपन ग्लैड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जो कवि है वो क्या करेगा, वहाँ पर उसका आनंद लेगा और क्या करेगा, वो खुले स्थान पर समय समय पर जाकर एक चक्कर लगा के आएगा, यानी घूमे टहलेगा। द प्लेस विल बी इकोइंग विद द मरमर ऑफ हनी बीज, यानी वो स्थान जो है वो मधुमक्खियों के भनभनाहट से एकदम भरा होगा, उसके इको से भरा होगा। व्हिच शैल क्रिएट अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पोएट, जो पोएट का, यानी पोएट के माइंड पर, अर्थात कवि के दिमाग पर, उसके मन पर एक प्लीजिंग इफेक्ट डालेंगी, यानी बहुत ही आनंददायक प्रभाव डालेंगी। द पोएट विल लिव अलॉन इन द ओपन प्लेस, यानी पोएट जो है, कवि जो है, ओपन यानी खुले स्थान पर वो एकदम से अकेले रहेगा, उसका आनंद उठाएगा। ही होप्स टू बी हैप्पी देयर फॉरगेटिंग ऑल द वरीज, यानी वो ऐसा आशा करता है कि वो वहाँ पर बहुत ही खुश होगा। फॉरगेटिंग ऑल द वरीज, यानी सारी चिंताएं भूल करके, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, एंड द फ्रेट्स ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन की तमाम प्रकार की चिंताएं या धमकियाँ, चेतावनी, ये सारी चीज़ें हैं, दुख है, उन सबको भूल कर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। नोट में देखिए, यानी लास्ट में नोट या कमेंट लिखा जाता है, तो दोस्तों आप नोट या कमेंट लिख सकते हैं लास्ट में। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ कि द फर्स्ट लाइन अकर इन द बाइबल, यानी जो ये ऊपर की लाइनें हैं, पहली लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, बाइबल से ली गई। बाइबल में ये लाइन लिखी हुई है, आई विल अराइज, उसी से प्रेरित है, आई विल अराइज एंड गो एट वंस अनटू माई फादर, यानी मैं उठूँगा और तुरंत अपने पिता के पास जाऊँगा। WB ईस्ट वांट टू कैच द सेम स्पिरिट ऑफ अर्नेस्टनेस फॉर इनिस्फ्री, यानी WB ईस्ट भी इसी बात को अपनी इस कविता में, अपनी इस लाइन में रखना चाहते हैं, इसी बात को उन्होंने पकड़ा है, इसी लाइन को उन्होंने पकड़ा है, यही भाव वो व्यक्त करते हैं। आगे की लाइन में देखिए कि द पोएट अपीयर्स एज एन अर्डेंट लवर ऑफ नेचर, यानी पोएट जो है वो कैसे अपीयर होता है, एक अर्डेंट यानी बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित प्रेमी ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति का प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है। कौन, पोएट अर्थात WB ईस्ट। अब आगे देखिए दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया, यानी पहला स्टेंजा ये आपका क्लियर हो गया, जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा था। उसके बाद देखते हैं कि अगला स्टेंजा कौन सा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माई चाइल्ड स्लीप ऑन देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल बट गॉर्गीज वुड एंड वन वेयर हिल वेयर बाई द हे स्टेक एंड प्रूफ लेवलिंग वाइंड
ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड। यानी ये लाइन लिखी हुई है। अब इस लाइन का आप देखिए कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है, जैसा कि आपको बताया गया। रेफरेंस में देखिए कि ये कहाँ से लाइनें ली गई है और इसके कंपोजर कौन है। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम W.B. ईस्ट पोएम इंटाइटल्ड अ प्रेयर ऑफ फॉर माई डॉटर। जी हाँ, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? W.B. ईस्ट की पोएम से ली गई हैं और उस पोएम का नाम क्या है? अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। जी हाँ, वो भी जो पीछे आपने स्टेंजा पढ़ा देखा आपने, वो भी W.B. ईस्ट साहब की रचना थी, लेकिन उस पोएम का नाम क्या था? लेक इसलिए ऑफ इनिस्फ्री। लेकिन ये दूसरी पोएम है, ये भी आपके कोर्स में इंक्लूड है। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये उन्हीं की रचना है W.B. ईस्ट साहब की। ईट्स रोड दिस पोएम सून आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज डॉटर एनी बटलर ईस्ट। यानी ईस्ट साहब ने इस पोएम की रचना कब की थी? तुरंत, यानी बर्थ के बाद, यानी अपनी जो बेटी उनकी थी, अपनी डॉटर, उनकी पुत्री के बर्थ के, उसके जन्म के बाद, जो पुत्री का नाम क्या था? एनी बटलर ईस्ट। यानी अपनी पुत्री एनी बटलर ईस्ट के जन्म के तुरंत बाद उन्होंने ये रचना की थी। अब कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों कि क्या बातें दी गई हैं। प्रसंग में देखिए कि देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल अबाउट एन अफेक्शनेट फादर्स प्रेइंग फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ ए चाइल्ड। यानी इस बात में कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि एक अफेक्शनेट फादर, यानी जो स्नेह से भरा हुआ पिता है, प्रेइंग फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, यानी वो प्रेइंग यानी प्रार्थना कर रहा है फ्यूचर की सुख समृद्धि, और वेल बीइंग यानी सुख समृद्धि के लिए, ऑफ ए चाइल्ड यानी अपने बच्चे के सुख समृद्धि के लिए, भविष्य की सुख समृद्धि के लिए वो प्रार्थना करता है। तो इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। यानी प्रत्येक पिता या माता अपनी बच्चे के यानी भविष्य की, उसकी सुख समृद्धि के लिए सारे लोग प्रार्थना करते हैं, सारे माता पिता प्रार्थना करते हैं। कल मतलब एक सोच रखते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा हो, उस सुख समृद्धि से भरा जीवन प्राप्त करे। हाउएवर, आगे देखिए कि हाउएवर द पोएम डिराइव्स एन एडेड सिग्निफिकेंस एंड poignancy from the vision of approaching energy which the poet describe in the prophetic poem। यानी फिर भी जो पोएम है, ये पोएम किस प्रकार एक महत्व को जोड़ती है किस चीज़ का? एंड poignancy from the vision of approaching energy, यानी जो एक एनर्जी आप कह सकते हैं, अराजकता, यानी कभी को ऐसा लगता है कि ये संसार जो है धीरे धीरे अराजकता से भरा जा रहा है, तो उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा चिंतित प्रतीत होता है। व्हिच द पोएट डिस्क्राइब, जिस बात को पोएट ने डिस्क्राइब किया है किसमें? एक प्रोफेटिक पोएम यानी एक भविष्यवाणी से भरी हुई कविता में, द सेकेंड कमिंग में। दिस एक्सप्लेन द पोएट्स ग्लूम मैंसनड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। यानी इस बात को ये क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा ग्लूम यानी उदासी की भावना को मेंशन करता है इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी पहले स्टेंजा में ऑफ द पोएम, यानी पोएम की, कविता की पहले स्टेंजा में ही उसके बहुत ज़्यादा उदासी के भाव को, ग्लूम के भाव को व्यक्त करता है। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए कि क्या चीज़ लिखा हुआ है कि कवि ने अपनी पुत्री के लिए क्या चीज़ कहा है या और संसार के लिए उसने क्या कहा है। इसमें देखिए कि द पोएट इज ग्लूमी मूड पायरिटी थ्रो हिज ग्रेव कंसर्न एट द टर्बुलेंस इन सोसाइटी एंड पार्टली थ्रो एनएक्सिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज न्यूली बॉर्न डॉटर। यानी हाँ, डॉटर का नाम एनी बटलर ईस्ट, आगे तक यहाँ तक फुल स्टॉप है। आगे देखिए कि यहाँ से अर्थ देखिए कि द पोएट इज ग्लूमी मूड, इज इन ग्लूमी मूड, यानी बहुत ही उदासी के मनोदशा में है, उसका मूड जो है बहुत ही उदास है। पार्टली थ्रो हिज ग्रेव कंसर्न, यानी बहुत ज़्यादा इस पर विचार करता है, बहुत गंभीर विचार करता है कि एट द टर्बुलेंस इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो अशांति टर्बुलेंस व्याप्त है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा विचार करता है, चिंतित रहता है। एंड पार्टली थ्रो एनएक्सिटी, और इस चीज़ के लिए उसे भी मतलब एनएक्सिटी चिंता होती है, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए, ऑफ हिज न्यूली बॉर्न डॉटर, यानी जो अभी भी पैदा हुई है उसकी पुत्री एनी बटलर ईस्ट, तो उसके भविष्य के लिए उसे चिंता होती है। ही फाइंड्स दैट, आगे देखिए, ही फाइंड दैट दिस वर्ल्ड इन व्हिच शी इज बॉर्न इज ग्रोइंग हार्सर एंड हार्सर, यानी वो पाता है कि इसमें जो है, ही फाइंड दैट
हाँ, 1 मिनट फिर से देख लीजिए यहाँ से। हाँ, ही फाइंड्स दैट, वो पाता है कि दिस वर्ल्ड इन विच सी इज़ बॉर्न, यानी ये संसार जिसमें वो पैदा हुई है, इज़ ग्रोविंग हार्सर एंड हार्सर, यानी ये संसार धीरे धीरे कठोर और कठोर होता जा रहा है, यानी कठोरता से भरता जा रहा है। द पोएट्स डॉटर स्लीप क्वाइटली इन हर क्रेडल, यानी जो पोएट की पुत्री है अर्थात एनी बटलर ईस्ट, जिसका भी नाम बताया गया, वो अपने पालने में बड़ी ही शांति से, क्वाइटली से, यानी क्वाइटली अर्थात बड़ी ही शांति से सो रही है। हाफ हिडन अंडर द क्रेडल हुड एंड द कवरलेट आउटसाइड, यानी वो आधी उसमें, यानी पालने में लेटी हुई है और वो आधा ढकी हुई है, आधा उसका शरीर जो है खुला हुआ है। द स्टॉर्म इज हाउलिंग अगेन, यानी जो तूफान है वो फिर से उसकी गर्जना सुनाई पड़ी, यानी फिर से गरजने लगा है, यानी तूफान आने वाला है, ये बात है। देर आर नो वॉरियर्स एक्सेप्ट लेडी गॉर्गरीज वुड, यानी उस तूफान को रोकने के लिए कोई बैरियर नहीं है, केवल है क्या, लेडी गॉर्गरी का वुड है, उनकी आप कह सकते हैं पेड़ या जंगल है, एंड बियर हिल, और एक पहाड़ी है। व्हिच कैन चेक द स्पीड ऑफ द स्टॉर्मी विंड कमिंग फ्रॉम द अटलांटिक एंड पुलिंग डाउन हे स्टाक्स एंड हाउस रूफ्स, यानी वो क्या कर सकती हैं कि व्हिच, यानी जो गारगरी का ऊड है और बेयर हिल है, यही चीज़ क्या कर सकती है, जो चेक कर सके, रोक सकती है द स्पीड ऑफ द स्टॉर्मी वाइंड, यानी जो बहुत तूफानी हवा चल रही है उसकी स्पीड को रोक सकती है। कमिंग फ्रॉम द अटलांटिक, जो अटलांटिक की तरफ से आ रही है। पुलिंग डाउन हे स्टाक्स एंड हाउस रूफ, यानी घर के छप्परों को और हे स्टाक को, यानी भूसों के ढेर को क्या करते हैं, उड़ाती हुई ला रही है। इनसाइड द पोएट्स माइंड, यानी पोएट के मन में भी, देयर आल्सो ब्लोज अ स्टार्म ऑफ ग्रेट गुलूम, यानी बहुत ही ज़्यादा उदासी का एक तूफान उसके मन में भी चल रहा है, यानी पोएट के मन में, कवि के मन में भी एक उदासी का तूफान चल रहा है। अब इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्रिटिकल नोट देख लीजिए, या वही बात अभी बताई गई थी, चाहे आप नोट लिखें या क्रिटिकल नोट, आलोचनात्मक जो लेख है उसको आप पढ़ लीजिए, कमेंट पढ़ लीजिए कि द पोएट आल्सो हैज़ इन माइंड द वर्ल्ड वार, द आयरिश सिविल वार, यानी पोएट के मन में क्या चीज़ है, वर्ल्ड वार, यानी उसने जो वर्ल्ड वार विश्व युद्ध देखा था, आयरिश सिविल वार देखा था, एंड द इनह्यूमनिटी ऑफ द मॉडर्न 20th सेंचुरी वर्ल्ड, और जो आधुनिक 20th सेंचुरी वर्ल्ड है, यानी 20वीं शताब्दी का संसार है, उसमें जो इन ह्यूमनिटी यानी अमानवीयता व्याप्त है, इस बात, ये सारी बातें उसके मन में बसी हुई हैं। इन सच अ सेटिंग, यानी इस प्रकार की व्यवस्था में, हाउ कैन दिस बर्थ द चाइल्ड इन हिज क्रेडल, यानी किस प्रकार जो इस तरह की व्यवस्था में, इस तरह अराजकता से भरे हुए संसार में जो अभी अभी पैदा हुई है लड़की, वो किस प्रकार से उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा, किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगी, उसका भविष्य किस प्रकार से सुख समृद्धि से भरा रहेगा, इस बात की उसे बहुत ज़्यादा चिंता है। तो दोस्तों ये स्टेंजा हो गया, इसका सारे टॉपिक आपने देख लिया, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल नोट। अब आगे देखते हैं कि कौन सा आगे का इम्पोर्टेंट स्टेंजा है जो आपके परीक्षा में आ सकता है। यहाँ से देखिए, ये अगला स्टेंजा है कि लेट अस गो देन you and I when the evening is spread out against the sky like a peasant athird upon a table, let us go through certain half deserted streets, the muttering retreats of restless night in one night cheap hotels। जी हाँ, ये लाइनें जो हैं, ये स्टेंजा जो है कौन सी कविता से लिया गया है, इसके कंपोज़र कौन है, ये बात आपको रेफरेंस में लिखनी है। तो रेफरेंस में देख लीजिए कि कहाँ से लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा होगा दोस्तों ये आपके लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है दी आर द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, यानी ये कविता की ओपनिंग लाइन है, शुरुआती लाइनें हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्यूरफाक, जी हाँ, ये कौन सी कविता का है, लव सॉन्ग, यहाँ पर वी होना चाहिए था, ये मिस हो गया है शायद। हाँ जी हाँ, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्यूरफाक, यानी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्यूरफाक का, यानी कविता का नाम है, उस कविता की ये ओपनिंग लाइनें हैं और रिटन बाय टी.एस. इलियट। ये लिखी किससे, मतलब किसके द्वारा गई हैं, कंपोज किसके द्वारा की गई हैं, टी.एस. इलियट साहब के द्वारा की गई हैं। आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए, यानी प्रसंग में देखिए कि क्या चीज़ें हैं। इन दिस पोएम प्यूरफाक टेल्स अस अबाउट द
केमेंट ऑफ मॉडर्न मैन हु रिमेन्स इन डिसिसिव इन हिज लाइफ। यानी इन लाइनों में प्रूफ्राग क्या कहता है, टी.एस. इलियट का जो उस कविता का नायक है प्रूफ्राग, वो बताता है किसके बारे में, जो मॉडर्न मैन है यानी आधुनिक आदमी के स्थिति के बारे में बताता है, और जो कहाँ पर हु रिमेन्स जो रहते हैं इनडिसिसिव इन हिज लाइफ, जो अपने जीवन में हमेशा एक दुविधा में रहते हैं। प्रूफ्राग हिमसेल्फ रिमेन इनडिसिसिव ऑल हिज लाइफ, यानी वो अपने सारे जीवन में प्रूफ्राग भी दुविधा में ही पड़ा रहता है, यानी असमंजस या दुविधा में पड़े हुए जिस तरह लोग रहते हैं उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया, उन्हीं के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों कि क्या है एक्सप्लेनेशन, यानी कविता का अर्थ क्या है कि इन द प्रेजेंट लाइन, यानी प्रेजेंट जो उपस्थित ऊपर की लाइनें हैं, इलियट टेल्स अस, यानी इलियट साहब हमें बताते हैं अबाउट प्रूफ्राग्स इमेजिनरी जर्नी, यानी प्रूफ्राग के कल्पना की यात्रा के बारे में बताते हैं। ऑल्दो ही एड्रेस यू एट द जर्नी इज ओनली मेंटल एंड द यू इज द स्प्लिट हाफ ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी, यानी यद्यपि उन्होंने बताया, एड्रेस किया, संबोधित करते हुए कहा है यू को एट द जर्नी इज़ ओनली मेंटल, यानी यू, ये जर्नी जो है, यात्रा जो है वो केवल दिमागी यात्रा है। एंड यू, और यू जो है, यू माने तुम या आप जो है, इज़ द स्प्लिट हाफ ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी, यानी उसकी पर्सनालिटी का एक दूसरा भाग है, यानी उसके व्यक्तित्व का, यानी प्रूफ्राग के व्यक्तित्व का ये दूसरा पार्ट है। अर्थात आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं, पाए जाते हैं डुअल पर्सनालिटी वाले, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, डुअल पर्सनालिटी, यानी यू जो है वो उसकी दूसरी पर्सनालिटी है। इट इज़ द इवनिंग टाइम, यानी शाम के समय, एंड प्रूफ्राग सजेस्टर, प्रूफ्राग ये सलाह देता है, सुझाव देता है, अ कंपैरिजन बिटवीन इवनिंग एंड अ पेशेंट, यानी वो सलाह देता है कि शाम और पेशेंट, रोगी, शाम से रोगी की तुलना करिए, यानी शाम के समय को, समय की तुलना वो एक पेशेंट अर्थात रोगी से करना चाहता है, इस बात की वो सलाह देता है। द पेशेंट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ क्लोरोफार्म, यानी रोगी जो है वो क्लोरोफार्म के प्रभाव से लॉस हिज ओन सेल्फ एंड लाइज इनर्ट एंड इनएक्टिव, यानी क्लोरोफार्म का प्रभाव जब रोगी पर होता है तो क्या होता है, वो अपने आपको, यानी अपने ऊपर का अपना कंट्रोल जो है वो खो देता है, लॉस हो जाता है, लाइज इन इनर्ट एंड इनएक्टिव, और जो एकदम से बहुत ही शांत या इनएक्टिव तरीके से वो पड़ा रहता है, यानी जब क्लोरोफार्म का प्रभाव रोगी पर होता है तो वो बहुत ही निष्क्रिय टाइप का रहता है, पड़ा रहता है, तो उससे वो तुलना करता है इवनिंग टाइम का। द सेम, आगे देखिए, द सेम इन द केस विद द माइंड ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट, यानी जो नायक है उसका, यानी प्रूफ्राग का जो दिमाग है सेम उसी तरह है, सेम इन द केस विद द माइंड ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट, यानी नायक का जो स्थिति है उसका मन जो है उसी तरह से है जैसा कि रोगी के बारे में बताया गया। द इवनिंग इज़ द इमेज ऑफ प्रूफ्राग हिमसेल्फ, यानी इवनिंग जो है, शाम जो है वो क्या है, प्रूफ्राग के स्वयं का चित्र है, यानी इवनिंग जो है वो प्रूफ्राग को प्रदर्शित करती है। कॉन्शियस बट कॉन्शियस ऑफ नथिंग आउटसाइड हिज कॉन्शियसनेस, यानी चेतना है बट चेतना के बाहर और कोई चेतना नहीं है, यानी ये केवल काल्पनिक विचार है, मन की विचार है। हिज बोथ द पेशेंट एंड सर्जन, यानी वो दोनों है, दोनों वही है, पेशेंट और सर्जन, अर्थात रोगी और सर्जन, वो दोनों का मतलब प्ले जो है, जो रोल जो है वो प्ले कर रहा है। बिकॉज द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन जो हो रहा है, बिकॉज द ऑपरेशन दैट प्रूफ्राग इज मेकिंग, यानी जो प्रूफ्राग जो ऑपरेशन कर रहा है ओवर हिमसेल्फ, यानी अपने आप पर, इज सेल्फ डिजेक्शन, यानी स्वयं का वो विच्छेदन है, यानी स्वयं का विच्छेदन है, यानी स्वयं वो अपने आप पे ऑपरेशन कर रहा है और दो पर्सनालिटी को विकसित कर रहा है। देन ही स्पीक अबाउट द डिजर्टेड स्ट्रीट एंड वन नाइट होटल्स, और तब वो उसके बाद डिजर्टेड स्ट्रीट यानी सुनसान गलियों और एक रात के होटल के बारे में चर्चा करता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपके इस वीडियो में हो गए। अभी और सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हैं, ये केवल 2 चैप्टर के 2 राइटर के आपके बताए गए हैं, यानी टी.एस. इलियट साहब के जे. अल्फ्रेड, लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्राग का, और W.B. ईस्ट की जो 2 कविताएँ थीं, प्रेयर फॉर माई डॉटर, और दूसरी कविता आपकी थी पहले, जो सबसे पहले जिसकी बात हुई थी, लेक इसलिए आप इनस्प्री। तो इन्हीं के बारे में एक एक एक्सप्लेनेशन आपको इम्पॉर्टेंट दिया गया है। अभी और सारे बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इंपॉर्टेंट वीडियो की। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।